मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। आप सभी बच्चों का गोस्वामी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम वर्ण पढ़ेंगे। जहां हिंदी व्याकरण में मैंने आपको पिछले वीडियो में वर्ण विचार के बारे में बतलाया था कि वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा क्या है। तो आइए एक बार हम पुनः उसको दोहरा करके आज हम आगे बढ़ेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। वर्ण के कितने भेद हैं? तो वर्ण के दो भेद हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की परिभाषा क्या है? तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। इसके अलावा मैंने आप सबको पिछले वीडियो में स्वर वर्ण के भेद बतलाए थे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में। ह्रस्व स्वर जिस स्वर के उच्चारण में अधिक जोर नहीं लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वर में जिसके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। इसके बाद मैंने आप लोगों को स्वर वर्ण कितने हैं? तो 11 हैं। मैंने आप सभी को स्वर वर्ण की जानकारी दिया और साथ साथ में उनकी मात्राओं को भी बारे में मैंने बतलाया। इसके बाद हमने व्यंजन वर्ण भी पढ़ा। व्यंजन वर्ण क्या है? तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता होती है। ये भी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बतलाया था। बच्चों, आज हम व्यंजन वर्ण के जो 3 भेद हैं, व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। मैंने यहां तक आप लोगों को पिछले वीडियो में जानकारी दिया था। अगर आप सभी बच्चे उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल गोस्वामी सर ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब करें और उस चैनल में जाकर के आप हिंदी व्याकरण के पिछले अध्याय या जो भी मैंने पाठ आपको पढ़ाया वो आप सब वहां देख सकते हैं। तो हम फिर शुरुआत करते हैं व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण के भेद से। तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद है। व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या है? एक बार पुनः आप सब जान लें। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता होती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ, आ स्वर की मात्रा मिली होती है या छुपी होती है। जैसे आप क बोलिए तो क का उच्चारण करने से अ का स्वर या अ की ध्वनि सुनाई देती है। क, ख, ग। तो ये मैंने आपको बतला चुका हूं। आइए आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के भेदों के बारे में जानकारी। तो पहला है स्पर्श व्यंजन। व्यंजन वर्ण के 3 भेद है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्ण व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो व्यंजन वर्ण का उच्चारण तालु, मूर्धा, दांत और ओष्ठ के स्पर्श से बोला जाता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर से आप समझ लें कि स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन वर्ण है जिसका उच्चारण करने में मूर्धा, तालु, ओष्ठ, दांत का स्पर्श होता है। इन वर्णों को उच्चारण करने पर ये सारे अंग एक दूसरे के साथ स्पर्श करते हैं, इसीलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में 25 है। आइए देखते हैं कि वे 25 वर्ण कौन कौन स्पर्श व्यंजन है। तो पहला है कवर्ग। कवर्ग में आपका आ जाता है, कवर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। कवर्ग
चवर्ग जिसका उच्चारण तालु से होता है, टवर्ग जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है, तवर्ग जिसका उच्चारण दंत से होता है, दांत से, पवर्ग जिसका उच्चारण ओष्ठ से होता है। फिर से आप देखेंगे कवर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं, तो कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग जिसका उच्चारण कंठ से होता है। चवर्ग च, छ, ज, झ, इया जिसका उच्चारण तालु से होता है। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, न जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है। तवर्ग त, थ, द, ध, न इसका उच्चारण स्थल दंत है या दांत है। पवर्ग प, फ, ब, भ, म इसका उच्चारण स्थल ओष्ठ है। 5, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये है स्पर्श व्यंजन। एक बार फिर से हम इसे समझ ले कि जिस वर्ण के उच्चारण में या जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में तालु, मूर्धा, दांत और होठ के स्पर्श से बोले जाते हैं उन वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इसकी संख्या 25 है। तो ये था बच्चों स्पर्श व्यंजन। आइए अब हम व्यंजन वर्ण के दूसरे भेद अंतस्थ व्यंजन को जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या है और ये अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अंतस्थ व्यंजन की ओर। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन का क्या अर्थ हुआ? अंतस्थ का अर्थ होता है मध्य में अर्थात बीच में। जब हम अंतस्थ व्यंजन वर्ण को उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये वर्ण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच के जैसा लगता है। उच्चारण करने से यह स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच के जैसा लगता है अर्थात उसके मध्यवर्ती लगता है। कहने का अर्थ हुआ कि अंतस्थ व्यंजन जो है, अंतस्थ का अर्थ हुआ मध्य, बीच में। तो जब स्वर और व्यंजन वर्ण का जब हम के बीच के जैसा इनका उच्चारण है अर्थात व्यंजन वर्णों के मध्यवर्ती होने के कारण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के मध्यवर्ती होने के कारण इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है? तो य, र, ल, व। अगर आप इनका उच्चारण करके देखते हैं य, र, ल, व, तो ये स्वर और व्यंजन वर्णों के बीच के जैसा लगता है। तो अंतस्थ का ही अर्थ हुआ मध्य में। स्वर व्यंजनों के और स्वर और व्यंजन वर्णों के मध्यवर्ती होने के कारण इन वर्णों को अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। य, र, ल, व को अंतस्थ कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजन तथा स्वरों का मध्यवर्ती लगता है। इन वर्णों का उच्चारण य, र, ल, व ये जो चार वर्ण हैं, इन चारों वर्णों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होंठ के परस्पर स्पर्श से बोला जाता है। जब आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आपका जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ का आपस में स्पर्श होगा। इन चारों वर्णों को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। य, र, ल, व ये भी आप याद रखेंगे कि य, र, ल, व को अर्धस्वर वर्ण भी कहा जाता है अर्थात आधा स्वर के रूप में भी कहा गया है या जाना जाता है। य, र, ल और व ये अर्धस्वर भी हैं। अब आइए हम देखते हैं व्यंजन वर्ण के तीसरा भेद ऊष्म व्यंजन कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं और ऊष्म व्यंजन की परिभाषा क्या है। तो आइए हम देखते हैं व्यंजन वर्ण के तीसरा भेद ऊष्म व्यंजन। आइए अब हम लोग
ऊष्म व्यंजन की ओर चलते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ हुआ उत्पन्न होना या रगड़ या वायु या घर्षण से जिन वर्णों का उच्चारण रगड़ या घर्षण के उत्पन्न होने वाले हवा या वायु के द्वारा होता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर से समझे, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। वह ये भी चार हैं, तालाब श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। एक बार जिन वर्णों का उच्चारण, ऊष्म व्यंजन क्या है? तो ये आपस में रगड़ होता है, और जब रगड़ होता है तो रगड़ से या घर्षण से जो हवा होती निकलती है तो उसी उत्पन्न वायु से इन इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है, और ये व्यंजन वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ऊष्म व्यंजन वर्ण की परिभाषा हो गई कि जिन वर्णों का उच्चारण या जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु या हवा से होता है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, तालाब श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। अब इन व्यंजन वर्णों के अतिरिक्त स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इनके अतिरिक्त भी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुछ और भी वर्ण हैं, और भी व्यंजन वर्ण होते हैं। उनमें कौन कौन से हैं आइए हम देखते हैं। तो ये 3 स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के अलावे भी और भी वर्णमाला में व्यंजन है। वह है संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर। अब संयुक्त व्यंजन क्या है? तो संयुक्त क्या अर्थ ही है? मिलकर, संयुक्त मिलकर, 2 वर्ण मिल करके बना हो। तो संयुक्त व्यंजन जब 2 व्यंजन वर्णों के मेल से एक नए व्यंजन का वर्ण का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने वर्ण को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और मूर्धन्य स दोनों को हम मिलाते हैं, क और श को मिलाते हैं तो इसका एक नया वर्ण बनता है, वह बनता है छ। ये क्षत्रिय जो हम लिखते हैं, क्षेत्र लिखते हैं, क्षेत्रफल। ऐसे आप हिंदी के कुछ शब्द पढ़े होंगे जहां इन वर्णों का उच्चारण होता है। तो क आधा क हलंत है, क और श, ये बनता है छ। आधा त और र, दोनों को 2 अलग अलग वर्ण है, 2 अलग व्यंजन वर्ण है। क और स अलग है, त और र अलग है, तो त हलंत त और र, आधा त र, त्र। ये तालाब श, आधा श और र, तो ये श्र बनता है जहां हम ऋषि लिखते हैं। उसके बाद है आधा ज इया, ये हो गया अज्ञा। तो जैसे क स संयोगी छ, त आधा त र, त्र जैसे त्रिशूल, आधा श र, श्र श्रीमान, श्रीमती में ये शब्द का, इस वर्ण का हम लोग प्रयोग करते हैं। ज इया ज्ञान, ज्ञानी, विज्ञान। तो ये सब ये अज्ञा से बने शब्द है। कहने का अर्थ है कि संयुक्त व्यंजन उन वर्णों को, उन व्यंजन वर्णों को कहते हैं जो 2 अलग व्यंजन वर्णों के मेल से एक नए व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है या वह एक नया व्यंजन वर्ण बनता है, उसे ही हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आइए देखते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है? कि द्वित्व व्यंजन एक ही 2 समान व्यंजन है, अर्थात दोनों एक ही व्यंजन है और दोनों व्यंजनों के मिल के बना हुआ है, वैसे व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आप उदाहरण देकर आप समझेंगे।
द्वितीय व्यंजन, जिन व्यंजन व्यंजन द्वितीय व्यंजन क्या है? तो द्वितीय व्यंजन दो समान व्यंजनों के मेल से बनता है। जैसे आधा क जोड़ क कक, आधा च जोड़ च च, आधा न जोड़ न अन, ल जोड़ ला लल। अब यहां हम जैसे हम लिखते हैं आधा क जोड़ का, अब इसमें एक नया शब्द भी हम बना सकते हैं पक्का। पक्का में आधा क और क। तो ये ऐसे वर्ण जब आप कभी हिंदी के किताब में या अन्य पुस्तकों में जब ऐसे वर्ण आपको नजर आ जाए जो दोनों से एक ही व्यंजन है, दो समान व्यंजन है, जैसे ये भी क है और ये भी क है, ये आधा क है, ये पूरा क है, आधा च है, पूरा च, अर्थात कहने का तो ये दोनों समान व्यंजन है। तो जब दोनों समान व्यंजनों को हम मिला देते हैं तब एक नया व्यंजन बनता है, उस व्यंजन को द्वितीय व्यंजन कहते हैं। आधा क जोड़ का कक, यहां हम पक्का, चक्का इत्यादि शब्दों में इस व्यंजन वर्ण का प्रयोग करते हैं। आधा च और च, ये हो गया च, तो ये हो गया बच्चा, कच्चा। उसके बाद आधा न फिर न, ये हो गया न, तो अन, अन, ल जो ल, ये हो गया लल। यहां हम जैसे कभी एक शब्द बनाते हैं जैसे लल्लू, तो लल्लू में आधा ल लू, लल्लू। तो इन द्वितीय व्यंजन को हम वैसे शब्दों में बनाने में सहयोग लेते हैं। वे वैसे व्यंजन क्या कहलाते हैं? द्वितीय व्यंजन। अब द्वितीय व्यंजन क्या है? द्वितीय व्यंजन है दोनों वर्ण, द्वितीय व्यंजन दोनों एक ही वर्ण से बनता है, एक आधा रहता है और एक पूरा रहता है, अर्थात दो समान व्यंजन वर्णों के मेल से द्वितीय व्यंजन का निर्माण होता है या द्वितीय व्यंजन बनता है। तो द्वितीय व्यंजन का परिभाषा क्या हो गया कि दो समान व्यंजन वर्णों के मेल से द्वितीय व्यंजन बनता है। उदाहरण में आधा क जोड़ का कक, आधा च जोड़ च चक, आधा न जोड़ न, आधा ल जोड़ लल। अब एक और है संयुक्त अक्षर, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या है? तो हमने जैसा अभी आपको द्वितीय व्यंजन में बताया कि दोनों समान व्यंजन वर्ण है, जैसे क और क, ये क और क समान है, च और च समान है। लेकिन यहां संयुक्ताक्षर में क्या होता है कि दोनों अलग हो जाता है, दो अलग अलग वर्ण है, दोनों अलग है, अर्थात समान व्यंजन नहीं है, दोनों अलग अलग व्यंजन वर्ण है। तो किसी में मात्रा किसी में स्वर रहित होता है और किसी में स्वर सहित होता है। तो जब एक या एक से अधिक स्वर, जब एक या एक से अधिक स्वर रहित व्यंजन किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तो वे संयुक्त अक्षर बनते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि एक ऐसा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है जो स्वर रहित है, अर्थात उसमें स्वर नहीं है, स्वर वर्ण का उच्चारण नहीं आ रहा है, और एक स्वर सहित अर्थात जिसमें स्वर वर्ण का पूरा उच्चारण हो रहा है। कहने का अर्थ हुआ कि जब एक या एक से अधिक स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन के मिलने से बनते हैं तब वे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। फिर से देखें, जब एक या एक से अधिक स्वर रहित व्यंजन किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलकर बनते हैं तब वे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। उदाहरण में यहां आधा क जोड़ता है, इस क में स्वर रहित है अर्थात अ का उच्चारण छुपा नहीं है, और त यहां स्वर सहित है अर्थात त हलंत अ त। तो आधा क जोड़ता कत, जहां हम कभी शब्द बनाए तो इसे हम वक्ता, जब वक्ता लिखते हैं तो इन शब्दों को हम यहां बीच में प्रयोग कर सकते हैं। व आधा क ता, वक्ता, वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस व्यंजन में स्वर नहीं है और इस व्यंजन में त में स्वर है। त का उच्चारण त हलंत अ त। तो आधा क जोड़ता कत,
आधा म जोड़ ल मल। यहाँ हम ऐसे शब्दों का प्रयोग में हम एक शब्द बनाते हैं तो हम बोलते हैं अम्ल। आप ये अम्ल शब्द अधिकतर आप विज्ञान की किताबों में देखते हैं। आधा च जोड़ य च, हम वाच्य जब लिखेंगे तो ये वाच्य देख सकते हैं, आधा वाच्य ये वाच्य। फिर आधा क जोड़ य क, तो यहां हम बनाते हैं वाक्य। तो देख सकते हैं कि ऐसे भी शब्द हैं जहां एक स्वर है और एक स्वर नहीं है और एक में स्वर है। क जोड़ता कत वक्ता, म जोड़ला मल अम्ल, आधा च जोड़ या च वाच्य, क जोड़ क्या वाक्य। तो ये कत मल च क्या है, ये संयुक्त अक्षर व्यंजन वर्ण है। तो बच्चों ये था हमारा व्यंजन वर्ण। इसके अतिरिक्त हम कुछ और भी वर्ण के बारे में देखे हैं या पढ़े हैं, जहां हम अनुस्वार और विसर्ग को भी देखते और समझे हैं। तो ये अनुस्वार और विसर्ग क्या है, तो ये अनुस्वार और विसर्ग अयोग्यवाह है। तो अयोग्यवाह क्या है, आइए हम लोग अभी अयोग्यवाह को जानते और समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं अयोग्यवाह। अयोग्यवाह कैसा वर्ण है। तो हिंदी वर्णमाला में दो अयोग्यवाह है। जो वर्ण दूसरे वर्ण की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं उन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। तो अयोग्यवाह की क्या परिभाषा हो गई कि जो वर्ण दूसरे की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं, अर्थात दूसरे वर्ण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अयोग्यवाह वर्ण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अनुस्वर और एक होता है विसर्ग। आप अनुस्वर की मात्रा देखे होंगे और ये विसर्ग की मात्रा। किसी भी शब्द के ऊपर में अनुस्वार लगता है और कोई भी वर्ण के अंत में यह विसर्ग दो बिंदु जैसा आपको दिखाई देता होगा। तो ये दो होते हैं अयोग्यवाह। हिंदी वर्णमाला में दो हैं, एक अनुस्वार है और एक विसर्ग है। फिर से समझ ले, अयोग्यवाह क्या है, तो जो वर्ण दूसरे की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं उन्हें अयोग्यवाह वर्ण कहते हैं। ये दो होते हैं, पहला अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। अब अनुस्वार क्या है और यह कहां लगता है, तो जैसे एक हम शब्द बोलते हैं कंस, संगम, जंगल, तो ये जो शब्द लगे कंस, जंगल, मंगल, तो ये कहीं ना कहीं स्वर वर्ण के किसी भी वर्ण के ऊपर लगता है। तो यह एक चिन्ह है। अनुस्वार क्या है, एक चिन्ह है। ये आप चिन्ह जरूर, ये ऐसा चिन्ह आप जरूर देखे होंगे। तो अनुस्वार, यह चिन्ह वर्ण के ऊपर लगता है। कहां लगता है, अनुस्वार वर्ण के ऊपर। ये पांचों वर्ण के अंतिम वर्ण, आप 5 वर्ग जो पढ़े हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ न, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। तो ये जो अंतिम है इन पांचों वर्गों का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग के अंतिम वर्ण कौन कौन है। जैसे क वर्ग में अंगा, च वर्ग में इया, ट वर्ग में न मूर्धन्य और त वर्ग में न और प वर्ग में म के समान उच्चारित होता है। अर्थात अगर कभी न म का भी अगर हम मात्रा अगर लगाना चाहें तो हम ये बिंदु अनुस्वार के रूप में इसको उच्चारित करते हैं। तो अनुस्वार क्या है, ये पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण अंगा, इया, न, म के समान उच्चारित किया जाता है। जैसे कंठ, क में अनुस्वार है, यहां आप देखेंगे ऊपर में अनुस्वार है कंठ, ह में ऊपर में है हंस, संगम, कंगन, मंगल, जंगल, गंगा आदि
कभी आप संस्कृत में अस्माकम, अगर हम अस्माकम भी लिखते हैं, आप अगर देखे होंगे अस्माकम, तो ये जो म का जो अंतिम ये जो म आया, तो हम यहाँ कभी कभी हम क्या करते हैं, ये म न लिख करके हम क्या कर देते हैं, उसे अनुस्वार का भी रूप दे देते हैं। तो ये ऐसा भी हम अस्माकम भी लिखते हैं। तो कहीं कहीं जैसे गंगा में आधा ग अंगा का भी उच्चारण हो रहा है, तो ये वहां पर अनुस्वार का हो गया, गंगा। हम बोलते हैं गंगा, तो ये गंगा संस्कृत में आप देखे होंगे, तो ये हो गया अनुस्वार। जैसे गंगा, कंगन, हंस, संगम, तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो अनुस्वर में ऊपर में लगा है, अर्थात यह अनुस्वर क्या है, यह चिन्ह है, यह चिन्ह वर्ण के ऊपर लगता है। ये पांचों वर्गों का अंतिम वर्ण के समान उच्चारित किया जाता है, जैसे कंठ, हंस, संगम, कंगन, मंगल, जंगल, गंगा आदि। अब आप विसर्ग, आप ये भी चिन्ह कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, ये विसर्ग का चिन्ह है, तो इसका उच्चारण ह के समान होता है। विसर्ग चिन्ह का उच्चारण ह के समान होता है, और यह किसी भी यह जो विसर्ग क्या है, स्वरों के बाद आता है। तो इस वर्ण का अगर जब हम उच्चारण करते हैं तो एक झटके में करना पड़ता है। ऐसे जहां विसर्ग लगा है तो उसका उच्चारण एक झटके के साथ करना होगा। फिर से समझे विसर्ग क्या है, तो विसर्ग इसका उच्चारण ह के समान होता है। विसर्ग स्वरों के बाद आता है, इसका उच्चारण एक झटके से होता है। उदाहरण स्वरूप जैसे प्रातः, त में हलंत है, तो आप उच्चारण करके देखें तो प्रातः, तो ह आपका अंत में ह का उच्चारण अतः ह आ जाता है, पुनः ह का उच्चारण जैसा समान होता है। बालका, तो ये आया। कहने का अर्थ हुआ कि ऐसे जहां विसर्ग लगा जाता है, जिस वर्ण के अंत में विसर्ग का चिन्ह लगा दिया जाए तो उसका उच्चारण एक झटके के साथ करना पड़ता है, या वह ह का उच्चारण के समान होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप प्रातः, अतः, पुनः, बालका इत्यादि। तो ये थे अनुस्वार और विसर्ग। बच्चों, वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जहां हमने हर्षोस्वर, दीर्घ स्वर भी जाने, इसके अलावा स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन को भी जाने। इसके अतिरिक्त कुछ और व्यंजन थे, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त अक्षर। इसके बाद हमने अयोग्य वाक्य को भी जाना। बच्चों, हिंदी में एक ऐसे नए वर्ण हैं, हिंदी में 2 नए वर्णों का भी प्रयोग किया जाता है, जो आप कहीं कहीं शब्दों में उसको लगाते हैं। और ये 2 नए वर्ण जो हैं, यह किसी भी शब्द के शुरू में इससे नहीं होता, इसकी शुरुआत अर्थात ये इन 2 वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ये या तो अंत में लगते हैं या तो फिर बीच में लगते हैं। आपने 2 नए शब्द देखे होंगे, ड और ढ। ये नीचे बिंदु लगाना होगा, तो ये हो जाता है अड़ और अढ़। जैसे घड़ा, अड़ा, अड़ा, सड़ा, थोड़ा, ये 2 नए वर्ण हैं, अड़ और अढ़। घड़ा, सड़ा, थोड़ा। अब ढ से पढ़ना, चढ़ना, बढ़े इत्यादि। अगर हम वो ट वर्ग का अगर ड और ढ अगर हम बोलते हैं, जैसे हम यहाँ इस बिंदु को अगर हटा देते हैं, ये अगर हम प्रयोग नहीं करते, अड़ा का नहीं प्रयोग करते, तो ये गड्ढा ऐसे पढ़ा जाएगा, यह गड्ढा। अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये हो जाएगा सडा, जो उच्चारण में गलत होता है। इसको हम अगर ड का अड़ा में ये शब्द, ये वर्ण नहीं लगाते हैं जहां अड़ा, तो ये थोड़ा। अब अगर हम यहाँ बिंदु लगा देते हैं इस ड में,
ये एक नए वर्ण है, यहाँ बिंदु लगा देते तो अब इसका उच्चारण थोड़ा अट जाता है, अड़ा और अड़ा, जैसे घड़ा, सड़ा, थोड़ा। अगर यहां से भी हम ध में अगर नहीं लगाते हैं नीचे में बिंदु, तो ये पढ़ना, चढ़ना, ये ध का उच्चारण हो जाएगा, जो हम ट ठ ढ में पढ़े। चढ़ना, बढ़ना, तो बढ़ई, ये गलत हो जा रहा है, उच्चारण में क्या हो जा रहा है, गलत। तो ये दो नए वर्ण को जब हम प्रयोग करते हैं तो इससे शब्द का उच्चारण करने में आसानी होता है। ये दो नए वर्ण कौन कौन है, अड़ा और अड़ा। अड़ा से घड़ा, सड़ा, थोड़ा, और ढ अड़ा से पढ़ना, चढ़ना और बढ़ई, पढ़ाई, ये शब्द हम प्रयोग करते हैं। तो ये था बच्चों वर्ण। अब हम अंत में आते हैं और आपके बीच में उच्चारण स्थल को जानकारी दे देते हैं। आप ध्यान से सुनेंगे। तो मुंह के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थल हो जाता है। जैसा मैंने कंठ से बताया था क वर्ग को, तालु से बताया था त वर्ग को, मूर्धा से बताया था ट वर्ग को, दंत या दांत से बताया था त वर्ग को, और ओष्ठ से बताया था प वर्ग को। तो जिस स्थल से मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थल कहलाता है। तो उच्चारण स्थल का परिभाषा क्या हो गया कि मुंह के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाए वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थल कहलाता है। जैसे च, छ, ज, झ, इया का उच्चारण तालु से, कंठ से क, ख, ग, घ, तो ये क्या हो गए उच्चारण स्थल। आइए बच्चों हम एक तालिका के द्वारा आपको यह उच्चारण स्थल को हम समझाते हैं, आप ध्यान से देखें। बच्चों आप ये तालिका देखें, ये उच्चारण स्थल है। जैसा कि मैंने बताया उच्चारण स्थल किसे कहते हैं, तो मुंह के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण हो या उच्चारण किया जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थल कहलाता है। तो आइए एक तालिका है, इस तालिका से आप समझ सकते हैं ये कुछ क्रम संख्या, यह स्थान है कि कहां से बोला जाता है और वहां कौन कौन से वर्ण, स्वर का कौन कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण किया जाए, व्यंजन का कौन कौन सा है और इसे क्या नाम दिया गया। आप इस तालिका को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। पहला है कंठ। कंठ से स्वर का कौन कौन सा वर्ण बोला जाता है, तो अ, आ, और कवर्ग और विसर्ग, कवर्ग में क, ख, ग, इसे कंठय वर्ण कहते हैं। दूसरा है तालु, यह ई, हर्षही ई और दीर्घही ई, ये स्वर, और व्यंजन में च वर्ग और तालाब, इसे तालव्य वर्ण कहते हैं। मूर्धा री, स्वर का री और व्यंजन का ट वर्ग के अलावे र और स, ट वर्ग में ट ठ ड ढ न, र और मूर्धन्य स, इसे हम कहते हैं मूर्धन्य वर्ण। चौथा है दंत, दांत से, दांत में स्वर का उच्चारण नहीं लिया जाता है, यहाँ तवर्ग लिया जाता है, त वर्ग, ल और श, तो इसे कहते हैं दंतय। पांचवा है ओष्ठ, होंठ से, उ और उ, हर्षहु और दुर्गहु, ये और प वर्ग, इसलिए इसे कहते हैं ओष्ठ वर्ण। नासिका, नाक से, तो हर वर्ग, चारों वर्ग जो था, पांचों वर्ग जो था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग, उसके जो अंत के हैं अंगा, इया, न, म, ये नासिका से बोला जाए, इसे नासिक के वर्ण कहते हैं। उसके बाद है कंठ और तालु के सहायता से बोला जाता है ए, आ, स्वर का और व्यंजन नहीं है, इसे कंठ तालव्य कहते हैं। उसके बाद आता है कंठ और ओष्ठ, कंठ और होंठ, अ और अ तथा व, ये कंठोष्ठ, ये कंठोष्ठ वर्ण है। उसके बाद दंत और ओष्ठ से व बोला जाता है, ये हो जाता है दंतोष्ठ। स्वर यंत्र है ह, इसे कहा जाता है अलीजी। तो ये था उच्चारण। एक बार फिर से आप देख ले, कंठ से कौन कौन सा स्वर है, तो अ, आ, व्यंजन में क वर्ग और विसर्ग।
तालु में उच्चारण, तालु जो उच्चारण स्थल है उससे ई दीर्घही, हर्षही और दीर्घही बोला जाता है तथा च वर्ग और श। मूर्धा में री, ट वर्ग और र और मूर्धन्य स। दंत में त वर्ग, ल और श। ओष्ठ में उ, इसमें आता है प वर्ग। नासिका में अंगा, इया, न, म। कंठ और तालु में ए, आ। कंठ और ओष्ठ में ओ, औ और व। दंत ओष्ठ में ह और स्वर यंत्र नहीं, दंत ओष्ठ में व आता है और स्वर यंत्र में ह आता है। तो बच्चों ये था वर्णों के उच्चारण स्थल। तो बच्चों ये वर्ण के उच्चारण स्थल, वर्ण के भेद, इन सारी बातों को मैंने आज वीडियो में और पिछले वीडियो में मैंने आपके बीच रखा था। बच्चों आज हम यहीं तक, फिर हम मिलते हैं आपके बीच में नए पाठ को लेकर के, जहां हम वर्ण विचार के बाद पढ़ेंगे वाक्य, वाक्य विचार। वाक्य क्या है? शब्द, शब्द विचार। शब्द क्या है? शब्द किसे कहते हैं? शब्द के कितने भेद हैं? उदाहरण सहित हम अगले दिन अगले वीडियो में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों इस प्रकार आपका यह वर्ण का पाठ आज यहीं समाप्त हो गया। फिर बच्चों हम मिलते हैं नए पाठ शब्द विचार को लेकर के अगले वीडियो में अगले दिन। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई करते होंगे। तो फिर बच्चों हम मिलते हैं आपके बीच अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।